नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है $100 करोड़ का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से न आबादी के हिसाब से इजरायल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इजरायल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इजरायल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मुहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है जिसके तहत इजरायल को $100 करोड़ से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इजरायल के लिए $26 अरब का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में $700 मिलियन के टैंक, गोला बारूद, $500 मिलियन के सैन्य वाहन और $100 मिलियन के मोर्टार राउंड शामिल हैं। He strongly supports this package to reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि इजरायल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इजरायल को संयम बरतना होगा। और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इजरायल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुंचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इजरायल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीव से तेहरान की दूरी है। 9437 किलोमीटर ये तेल अवीव से अमेरिका की दूरी है। 3686 किलोमीटर ये तेल अवीव से मॉस्को की दूरी है। ये दूरियां मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि ईरान इजरायल युद्ध भड़का तो उसकी जद में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा। यही नहीं, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है जो इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि ईरान चाहे जितनी ताकत जुटा ले, इजरायल के खिलाफ उसके हमले नाकाम होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहाँ इजरायल को मिल रही यूरोपीय देशों से मदद की चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की जिसके दम पर इजरायल खड़ा है। ईरान से दो हाथ करने के लिए अभी ही नहीं, अमेरिका इजरायल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजरायल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री में से एक बनाने में पूरी मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजरायल अमेरिका से सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इजरायल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की कमी ना पड़े। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग $40,000 से $50,000 होती है। इजराइल को नए हथियार मिलने जा रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नए सवालों में घिरने लगे हैं। इजराइल में अब इस बात की आवाज उठने लगी है कि जो प्रधानमंत्री ईरान का एटम बम पूरी दुनिया को दिखा रहा था, वो अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर आखिर खामोश क्यों है?
अप्रैल का महीना आग लेकर आया और मई से पहले बड़े युद्ध की दस्तक मिल रही है। ईरान से लेकर इजराइल हर ताकत इस आग को भड़का रही है। ईरान में हुए धमाकों पर इजरायली छाप बताई जा रही है, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर इजराइल के बड़े अखबार हारेत्ज ने ये लेख छापा है। इस लेख की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि ईरान पर खामोशी से किया गया हमला साबित करता है कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। नेतन्याहू की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम कुछ वर्ष पीछे जाकर देखेंगे, जिसमें उन्होंने ईरान को कई जख्म दिए। फ्लैशबैक में हमें यह तस्वीर मिली, ये 2012 की है। तब नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान एटम बम बनाने के कितने करीब है। यह दूसरी तस्वीर 2018 की है। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू बता रहे हैं कि ईरान ने कहां-कहां परमाणु अड्डे बनाए हैं। नेतन्याहू ने दुनिया का कोई मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एटम बम बनाने से नहीं जोड़ा। लेकिन इजरायल पर ईरान के हमले के बाद जब जवाब देने का मौका आया तो नेतन्याहू की सरपरस्ती में इजरायल फुस साबित हुआ। यही इल्जाम अब इजरायल की मीडिया अपने प्रधानमंत्री पर लगा रही है। यही बात इजरायल के अखबार हारेत्ज के लेख में लिखी हुई है। इस लेख में छपा है कि नेतन्याहू के पास ईरान को लेकर कोई रणनीति नहीं है। इस लेख में छपा है कि गाजा में भी नेतन्याहू फेल हो गए। इजरायल का मीडिया छाप रहा है कि जिस नेतन्याहू ने ईरान का डर दिखाकर अपना करियर बनाया, वक्त पर वो फेल हो गए। वो ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यही है ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का जीरो प्लान? क्या इजरायल को खा जाएगा ईरान? इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। मिसाइलों के हमले और ड्रोन से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। والله هذا الهجوم يعني سيء بالمطلق يعني نحن اكيد بندين هذا الهجوم باشد اللهجات وبكل يعني بكل لهجات العالم طبعا يعني I think we have to wait and to see what will come. هالشي كمان بيأثر علينا اقتصاديا، بيأثر علينا بنخسر أرواح بشرية كمان، بيرجعنا سنين لورا. 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमास के हमले के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त नेतन्याहू और इजरायल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्लाह तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल की मिसाइल इराक में भी गिरी है। यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इजरायल में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानकर बेंयामिन नेतन्याहू हैरान रह जाएंगे। We are very worried about the situation, and we actually don't know what the solution is. I hope it's going to be peace. I mean, nobody's going away from this area. We are all going to be here together, and I hope we'll find some kind of solution to the conflict. I hope it doesn't escalate to proportions that are, very devastating and maybe worldly problems. But I do think that
it has been a long time coming, this conflict. देखिए, ईरान पर जवाबी स्ट्राइक को लेकर पूरे इजराइल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। एक तरफ ईरान है जो चिल्ला चिल्लाकर ये साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल पर हमला करने की ताकत दिखाकर उसे अपनी सेना और हथियारों पर गर्व है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला करने के बाद भी चुप्पी साध रखी है। पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह और हुथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्लाह का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे बड़ा कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। लेकिन इस वॉर ट्रायंगल से निपटने के चक्कर में इजराइल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली जब 1 अप्रैल को उसकी वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर बमबारी कर दी। इसके बाद ठीक 13 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जॉर्डन तक सबने इजराइल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के हमले में इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह बात पुख्ता हो गई कि अगर ईरान चाहेगा तो अगली बार 3000 मिसाइल से वार करके इजराइल को बंकर में जाने के लिए मजबूर कर देगा। इस वक्त ईरान और इजराइल 2 कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है। И мы вот хотим подготовить конференцию, Ирану приписывать, хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. इजराइल के साथ बड़ी मुश्किल यह है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजराइल से कह दिया है कि वो इजराइल की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी ईरान पर अटैक को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। और अब इजराइल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही हैं, उससे भी व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा धक्का लगा है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. इस वक्त दुनिया के 3 शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस ने इजराइल के हमले से किनारा कर लिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि इजराइल ने ईरान को जवाब भी दिया है कि नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान में अब भी जश्न मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर हुए हमले से इजराइल को बड़ा झटका देने का लगातार दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवातिम एयरबेस पर गिरी हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ड्रोन और मिसाइल उसके एयरबेस में दाखिल हुए। यानी ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरी। इसकी तस्वीरें भी हैं जो बड़ा सबूत है। हालांकि नुकसान कितना हुआ इस पर बहस जारी है। इससे पहले इजराइल के F-35 जेट की बहुत बात हुई, इजराइल के स्टेल्थ पावर की बहुत चर्चा हुई, लेकिन इजराइल ने अब तक अपना ये सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है कि क्या इजराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान के आसमान में जो कुछ हुआ उसे इजराइल का टेस्ट भी कहा जा रहा है, ताकि ईरान का रिएक्शन टाइम, उसका रिएक्शन का तरीका सब पता चल जाए और फिर उसके बाद असली हमले की शुरुआत की जाए। कुल मिलाकर ये युद्ध अब भी ऑन है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है।
के अंदर इजराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि मुसाद ने इराक के अंदर ईरान से जुड़े मिलिशिया के बेस को बड़ा हमला करके उड़ा दिया। ये तस्वीरें इराक के बेबीलान प्रांत की हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में हथियारों का जखीरा नष्ट किया गया है। कई कमांडर और सैनिक यहाँ पर हताहत हुए हैं। जहाँ स्ट्राइक हुई वहाँ बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरान से भी बड़ा हमला इराक के बेबीलोन में किया है। जंग में इजरायल की शातिर चालों से आगे निकलना आसान नहीं है। पूरी दुनिया जब ईरान के हमले को लेकर चर्चा कर रही थी तो उस वक्त क्या इजरायल ने इराक के अंदर बेहद खौफनाक और खतरनाक हमला किया है, और वो भी इराक के किसी दूर दराज के शहर में नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद के बिल्कुल पास एक इमारत पर हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें एक सैन्य संगठन के कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा किया गया था कि इजरायल ने इस्फहान में 3 ड्रोन हमले किए हैं और इन तीनों ड्रोन को मार दिया गया है। यह भी दावा किया गया कि ईरान में इन हमलों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहां तक कि किसी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि इजरायल के ड्रोन ईरान की जमीन को छू भी नहीं सके। लेकिन इराक के बगदाद के अंदर जो हुआ उसकी तरफ दुनिया का ध्यान अब गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला भी अमेरिका और इजरायल की तरफ से किया गया है। लेकिन इराक के अंदर हुए इस हमले का सच क्या है? आखिर बगदाद की राजधानी के पास क्या हुआ? आखिर क्यों एक मीटिंग में हमला किया गया जिसमें ईरान के समर्थक कमांडर युद्ध की रणनीति बना रहे थे? जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई और जो लोग हमले में घायल हुए, क्या वो ईरान की सरकार के खास अधिकारी थे? ये वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त दुनिया को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात इजरायल की रणनीति को लेकर है, जो धमकी तो ईरान पर हमले की देता है लेकिन करारा हमला इराक के ऊपर कर देता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इराक के अंदर हुआ क्या। इराक के सरकार के गृह मंत्रालय के सूत्रों और इराक की सेना के एक सैन्य अधिकारी के दावों पर कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुक्रवार की रात को इराक के कैल्सो बेस पर एक हमला हुआ था, जहां पर ईरान के समर्थक एक सैनिक संगठन हशेद अल शाबी के अधिकारियों की बैठक चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बगदाद के दक्षिण में एक इमारत पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं, जबकि इराक की सेना के सूत्रों का दावा है कि हमले में इराक के 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक की सेना के 2 अधिकारियों ने इस विस्फोट के लिए एक एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमले को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इराक की सेना अब तक ये पता लगाने में नाकाम रही है कि आखिर यह हमला किसने किया है। दूसरी तरफ इराक में मौजूद ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल शाबी की तरफ से यह कहा गया है कि हमले में उससे नुकसान हुआ है, उसके लोग भी मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस संगठन का दावा है कि इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में 85 किलोमीटर दूर में मौजूद कैसलो सैन्य बेस है। यहां उसके हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। इस हमले में कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस संगठन के बेस कैंप में बड़ी संख्या में अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद मौजूद था, जो कि इस हमले में नष्ट हो गया। जैसे यह खबर चर्चा में आई, सोशल मीडिया पर अमेरिका की सेना की तरफ से तुरंत बयान जारी किया गया कि ईरान के समर्थक सैन्य संगठन हशेद अल 19 अप्रैल को इराक में कोई हवाई हमला नहीं किया है। नोट करने वाली बात यह है कि जब ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे, उस वक्त हमले सिर्फ इजरायल की जमीन से नहीं हुए थे। तब ये हमले यमन और इराक की जमीन से भी हुए थे। यमन में हौती सैन्य संगठन ईरान के ही दाएं हाथ की तरह काम करता है और इराक के अंदर भी ऐसे कई संगठन हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजरायल की सेना ने ईरान के समर्थक उन संगठनों पर हमला किया है जिन्होंने इजरायल पर हमले में ईरान का सहयोग किया था। तो दुनिया में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इराक के बगदाद में हुए भीषण हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। दावा तो यह भी किया गया कि हमले के वक्त इस इमारत में ईरान समर्थक सैन्य बलों के सीनियर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे।
इजरायल ने अब तक ईरान के इस्फहान में हुए हमले पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि वाली प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जब इजरायल ने 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया था, उस वक्त भी इजरायल की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन ईरान ने सीधे सीधे इजरायल पर ही आरोप लगाया था और इजरायल ने कभी भी इसका खंडन नहीं किया था। अब दुनिया में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इराक के बगदाद में हुए भीषण हमले के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इराक की राजधानी बगदाद से 85 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बेबीलोन प्रांत के कैल्सो बेस पर हो रही गतिविधियों की सटीक जानकारी हमलावर को थी। दावा यह भी किया गया कि इस इमारत में ईरान समर्थक सैन्य बलों के सीनियर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। इस तरह की सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर हमले के लिए इजरायल को माहिर माना जाता है। याद कीजिए, 1 अप्रैल को जब सीरिया के ईरानी दूतावास पर इजरायल का हमला हुआ था, उस वक्त भी इजरायल के पास सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर्स की मौजूदगी की सटीक सूचना मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 यानी वो तारीख जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, 7 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थित शिया मिलिट्री संगठनों ने अब तक 300 से ज्यादा हमले किए हैं। ईरान समर्थित इन संगठनों का लक्ष्य मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सभी सैन्य बेसों को खत्म करना है और इनको इराक की सीमा से बाहर निकालना है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में हुए इस हमले को लेकर इजरायल से जंग लड़ रहे हमास ने भी बयान जारी किया है। इस हमले पर हमास ने अमेरिका और इजरायल पर निशाना साधा है। हमास ने इराक पर हुए हमले की निंदा की है और ये भी कहा है कि ये इराक की संप्रभुता के खिलाफ है। इस मामले में इराक की सरकार की तरफ से पूरी जानकारी का अभी इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध के भड़कते माहौल को देखते हुए इराक की सरकार भी इस हमले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। लेकिन हमास इराक के अंदर अमेरिका और इजरायल विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठा रहा है। जिस हशेद अल शाबी संगठन के बेस पर यह हमला हुआ वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा मानी जाती है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में 67 सैन्य संगठन मौजूद हैं। इन फोर्सेस में 2,30,000 लड़ाके मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं, लेकिन लड़ाकों में सुन्नी मुसलमान, ईसाई और यजीदी भी शामिल हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट साल 2014 में बनी थी और इसका प्रमुख मकसद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना था। पॉपुलर पॉपुलेशन फोर्सेस को ईरान की सरकार से मदद मिलती है। हथियार और फंडिंग के लिए ये ग्रुप ईरान पर निर्भर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस संगठन को इराकी रिपब्लिकन गार्ड कहा गया है। ये संगठन न सिर्फ 2013 से 2017 तक इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है, बल्कि सीरिया के सिविल वॉर में भी ईरान के हितों के लिए यह संगठन जंग करता रहा है। लोकसभा